Hello everyone and welcome back to my channel Excel Study. Now this is another one short video जिसमें हम लोग क्लास 11th के NCERT की कंप्लीट सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए एग्जाम में, वो सारी डेफिनेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं. शॉर्ट में आपको ये आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से कि अगर 1 मार्क में वो डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको मिनिमम क्या लिखना है उसमें. कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट जो यहाँ से आपको समझ में आएंगे कि इस डेफिनेशन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है लिखना कि जिस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा. और मिनिमम आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं अगर 1 मार्क में या 2 मार्क में वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो. नाउ अब इफ़ 2 मार्क्स में कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं होती, उसमें उसके अलावा भी कुछ ना कुछ उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा. सो दिस इज़ मेनली फॉर 1 मार्क. तो लेट्स बिगिन. और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने चैप्टर वाइज सारी डेफिनेशंस रखी हुई या कुछ मिक्सड है सारे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से. द फर्स्ट डेफिनेशन इज साइकोलॉजी. इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. ये आपको याद आ रहा होगा. और साइकोलॉजी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद होना, बिकॉज ये एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है जो हर साल आ ही जाएगा. बिकॉज साइकोलॉजी का बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर कुछ ना कुछ वो पूछेगा. तो साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. तो यानी माइंड और बिहेवियर की आप इसको डेफिनेशन को बहुत तरीके से लिख सकते हो. इट कैन बी रिटन एज इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. इट कैन बी रिटन लाइक दिस, द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. ऑल्सो एक और इसकी डेफिनेशन है विच इज़ नॉट दैट, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बट अगर आप इसके साथ साथ उसको भी एडिशनली लिख सकते हो और ऐसे लिख करके कि मतलब किसने वो डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू डैश 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 पर्सन, या आप ऐसे लिख सकते हो इन अदर वर्ड्स. ठीक है, ऐसे करके अगर आप वो एडिशन भी डेफिनेशन भी लिख देते हो तो वो अच्छा रहेगा. विच इज़ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस. तो यहाँ पर बस बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस लिखा है, उसके साथ एक्सपीरियंसेस भी ऐड हो जाएगा. और एक जो सेकंड डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट वाली, वो क्या है? माइंड एंड बिहेवियर. ठीक, ये हो गई आपकी साइकोलॉजी की 2 डेफिनेशंस. नाउ कमिंग टू ब्रेकिंग डाउन दीज एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी. तो बिहेवियर क्या होता है? किसी भी ह्यूमन का कोई ऑब्जर्वेशनल एक्शन या किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो हम एक्शन करते हैं वो हमारा बिहेवियर होता है. तो बिहेवियर 2 तरीके के हो सकते हैं, ओवर्ट हो सकता है, कोवर्ट हो सकता है. ज़रूरी नहीं है हमेशा कि जो बिहेवियर हमारा दिखाई ही दे. कुछ बिहेवियर्स ऐसे भी होते हैं जो किसी को नहीं दिखाई देते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली उन बिहेवियर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑब्जर्व किया जा सकता है. मेंटल प्रोसेसेस, इसके अंदर वो सारी आपकी इंटरनल प्रोसेसेस आती हैं, आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आते हैं सच एज थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस. एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटीज रिलेटेड टू थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग एंड कम्युनिकेटिंग. नाउ दीज 2 टर्म्स आर वेरी सिमिलर, मेंटल प्रोसेसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, बट इनका दोनों का जो मीनिंग है वो सेम नहीं है. मतलब ये दोनों वर्ड सेम नहीं है. कॉग्निटिव प्रोसेसेस और मेंटल प्रोसेसेस का 2 अलग मतलब मीनिंग है. मेंटल प्रोसेसेस के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सोचना, समझना, याद करना, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, फीलिंग्स, इमोशंस. क्योंकि इमोशन और फीलिंग में भी तो आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम. तो वहाँ पर भी आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है. दैट इज़ ऑल्सो मेंटल प्रोसेस, बट इट इज़ नॉट अ कॉग्निटिव प्रोसेस. सो मेंटल प्रोसेस एक बहुत बड़ा एक टर्म है जिसका एक सब टॉपिक होता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस. कॉग्निटिव प्रोसेस में सिर्फ वो चीज़ें आती हैं, माइंड के वो काम आते हैं जहाँ पर किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम हो रहा हो, किसी इन्फॉर्मेशन को समझने का काम हो रहा हो. ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो, सिर्फ वो चीज़ें हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस में आती हैं. तो इसमें हो सकता है थिंकिंग, नोइंग, मेमोरी भी आ सकती है इसमें, आप इन्फॉर्मेशन को ही याद रखते हो. तो ये सारी हो जाती हैं आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस. नेक्स्ट इज सेंसेशन. सेंसेशन की डेफिनेशन होती है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं वो किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसेशन. परसेप्शन क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स ने रिसीव करी वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और हम उस इन्फॉर्मेशन की मीनिंग निकालते हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन ने कैच किया है जो इन्फॉर्मेशन वो क्या है. इफ़ माई आईज हैव सीन अ फ्लावर, ठीक है, मुझे एक फ्लावर दिखा, मेरे आईज ने क्या किया, ये स्टिमुलस कैच किया, दैट इज सेंसेशन. मेरे ब्रेन के पास ये गया इमेज फ्लावर का और उसने ये परसेप्शन किया कि ये एक फ्लावर की तरह दिख रहा है. तो ये हो गई परसेप्शन की प्रोसेस. नाउ अटेंशन, कि जहाँ पर आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही हों, बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट हों, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर आप जो अपना कॉन्सेंट्रेशन फोकस करते हैं उसे अटेंशन की प्रोसेस कहते हैं. बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करना इज़ अटेंशन. लर्निंग का मतलब क्या है? किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर
किसी एक्सपीरियंस की वजह से एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज आना, उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग के इंपॉर्टेंट की टर्म्स क्या हैं? चेंज आ रहा है, एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है, और जो चेंज है वो रिलेटिवली परमानेंट है। यानी कोई भी टेम्परेरी चेंज, दो दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए जो चेंज है उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे। इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, अगर वो चीज़ आपके प्रोलॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रह रही है, वो चीज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो लर्निंग, तभी हम उसे लर्निंग कहेंगे। ठीक, तो इसके की टर्म्स ये हो गए जहाँ पर आप कुछ नए एक्सपीरियंसेस करते हो लाइफ में और उससे आप कुछ ना कुछ लेसन्स सीखते हो। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है कि जब किसी इंडिविजुअल में अचानक से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब नाउ दिस ग्रोथ कैन बी फिजिकल ऑल्सो, मेंटल ऑल्सो, ये किसी भी इमोशनल ऑल्सो हो सकती है। तो एक रैपिड ग्रोथ जो आती है, ठीक है, रैपिड इंक्रीज जिसे हम कहते हैं। अब ये अगर फिजिकली हुआ तो किसी की हो सकता है हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, वेट बढ़ सकता है। अगर ये इमोशनल है तो किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ सकती है। ठीक, कॉग्निटिव है तो किसी की इंटेलिजेंस, किसी की मेमोरी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस के बीच में, ये सारी चीज़ें जो ग्रोथ स्पर्ट है वो ज़्यादा देखने को ये फेनोमेना मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट इज अ प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर अकरिंग अगेन। नाउ पनिशमेंट आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट है। आपने देखा होगा स्कूल में जब आप पढ़ाई करते हैं और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट का काम क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के होने की संभावना को कम करना। अगर आप किसी काम के लिए पनिश किए जा रहे हो तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जो वो गलती रिपीट करें। तो किसी को किसी के पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उसके उस एक्टिविटी या उस बिहेवियर को कम करने के लिए इन फ्यूचर जो प्रोसेस होती है, जो हम काम करते हैं, उसे हम पनिशमेंट कहते हैं। मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है जहाँ पर आप किसी इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हो, स्टोर करते हो और रिट्रीव करते हो। तो यानी द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज मेमोरी। नाउ व्हाट आर दीज 3 टर्म्स दैट आर गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी? इनकी अलग अलग मीनिंग क्या हो गई? एनकोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड में जैसे वो सेव हो सकती है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे कंप्यूटर होता है, ठीक, अब उसमें क्या होता है, आप कोई इन्फॉर्मेशन जो उसमें डाल रहे हो वो आप, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया, लिखा कि आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हो, बट कंप्यूटर को क्या सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो अगर उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहा है तो वो पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, यानी उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसमें उस डेफिनेशन, उस वो चीज़ उसे समझ में आ सकती है वो इन्फॉर्मेशन। तब उसके बाद वो उसे सेव करेगा, सेव करके अपने कंप्यूटर में रखेगा, अपने पास, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने मेमोरी में। तो उसे हम कहते हैं स्टोरेज। यानी किसी इन्फॉर्मेशन को पहले रिसीव करके उसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसमें वो सेव हो सके, फिर उसको स्टोर करना, अपने पास रखना लंबे समय तक के लिए संभाल कर। और रिट्रीवल का मतलब होता है कि जब उस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे जहाँ पर हमने उसे स्टोर करके रखा है वहाँ से निकाल कर बाहर लाएं और उसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें। तो वो होता है रिट्रीवल। जैसे आप कोई फ़ोटो लेते हो, क्लिक करवाते हो, ठीक है, उसके बाद उसको आप अपने मेमोरी कार्ड में सेव रखते हो, एंड व्हेन यू नीड टू पुट दैट पिक्चर ऑन समवंस बर्थडे, मान लो बर्थडे विश करनी है, तो आप वहाँ से मेमोरी कार्ड में से वो फोटो निकालोगे एंड यूल पुट इट ऑन योर स्टेटस और स्टोरी। ये होता है पूरा मेमोरी का सिस्टम इस तरीके से आपके ब्रेन में भी। तो मेमोरी में 3 प्रोसेसेस होती हैं, कोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज़ चंकिंग। चंकिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो याद करने के लिए और आपको उसे, मतलब उस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पूरा याद करना है, तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके याद कर सकते हो। इसे कहते हैं चंकिंग का प्रोसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो इन्फॉर्मेशन को और याद कर लो। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटीज़। जिस भी ह्यूमन को अपने काबिलियत पर, अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी स्किल्स पर बहुत मतलब विश्वास होता है कि हम ये काम कर लेंगे, जैसे खुद पर बहुत विश्वास है, उस इंसान को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट जब ये विश्वास बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर वो अहंकार का रूप ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं कि जब ये रूप ले ले कि मुझसे ज़्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा काबिल कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और कोई ये काम इतना अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकता जितने अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ, वो हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस की स्टेट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग जहाँ पर आपको बिलीव है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, अच्छे से आप कर ले जाओगे, अपने ऊपर विश्वास है, बट साथ साथ आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अग्रेशन का मतलब गुस्सा होना। तो एग्रेशन इज अ बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ एंगर, जहाँ पर आप बहुत गुस्से में होते हो, हॉस्टिलिटी और वायलेंस, ठीक है, वायलेंस मतलब हिंसा पे उतर आते हो, ऑफन लीडिंग टू हार्मफुल एक्शंस टुवर्ड्स अदर्स। इस स्टेट में, एग्रेसिव स्टेट में आप किसी को हार्म भी कर सकते हो, आप लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के आपस में, मारपीट भी हो जाती है। तो ऑफन जो इसके जो इस स्टेट के जो
रेपरकशंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो भी एक्शन आप उस पर्टिकुलर स्टेट में करते हो। अब इट कैन बी फिजिकल और वर्बल, आप फिजिकली भी हो सकते हो एग्रेसिव, यानी आप लोग मारपीट कर रहे हो, और वर्बली भी हो सकते हो जहाँ पर आप मुंह से बोलकर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये सबको पता है। और इसमें क्या होता है, आप सैड फील करते हो, होपलेस फील करते हो, हमेशा बहुत लो लो रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बोरिंग लगता है, सब कुछ बहुत होपलेस लगता है कि लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट ऑलवेज। और मतलब कोई भी मोटिवेशन नहीं होती आपकी लाइफ में कि आप कुछ काम करो, कुछ अच्छा काम करो, हमेशा बस पड़े रहते हो, सैड रहते हो, बीमार रहते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कोई भी काम करना। अब ये आपको आपके मूड को इफेक्ट कर सकता है, आपके थॉट पैटर्न्स को इफेक्ट कर सकता है। आपके माइंड में हमेशा क्या नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मतलब आप किसी भी सिचुएशन का पॉजिटिव साइड देख ही नहीं सकते। आपका बिहेवियर भी नेगेटिव हो सकता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करेगा। अगर आपको कुछ खाने पीने का इतना शौक नहीं रहेगा, आप घूमो फिरोगे नहीं, आप अगर खुश नहीं रहोगे, तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ को ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट करेगा। तो डिप्रेशन की डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय दिस ओके। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में एक विवाद पैदा हो जाए, जहाँ पर सबका अपना एक अलग ओपिनियन है, हर चीज़ की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं, और हमें उनमें से कोई एक चूज़ करना है या उनमें से कोई एक पर्टिकुलर चॉइस लेनी है, उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट, अब ये कॉन्फ्लिक्ट जनरली तो ह्यूमंस के बीच में भी हो सकती है, बिकॉज देर मान लो कोई डिबेट चल रही है या हमें क्लास का मॉनिटर चूज़ करना है, वेरी सिंपल एग्जांपल। तो तीन हमने वहाँ पर लोग चूज़ किए कि इन तीन के बीच में इलेक्शन होगा, और तीनों की अपनी एक अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कोई एक बच्चा वैसे बहुत अच्छा सीधा साधा बच्चा है, बट वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। कोई एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पर वो बहुत शैतान है, खुद ही बहुत ही मतलब एक डिफॉल्टर बच्चा है क्लास का, पढ़ाई में तो अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अब हम इनमें से किसको चूज़ करें, ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, बिकॉज सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, ठीक। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, जब आप अपना कोई आपको गोल अचीव करना है और आप वो नहीं कर पा रहे हो, किन्हीं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के चलते, कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई हिंड्रेंसेस हैं, कोई इंपेडिमेंट्स हैं, तो उनकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप अपना गोल नहीं अचीव कर पा रहे हो। उस वक्त पे जो आप फील करोगे वो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होगी। जब आप कोई एग्ज़ाम में बार बार बहुत मेहनत करते हो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड, तो आप वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना पोटेंशियल पूरा डाल रहा हूँ उसमें, फिर भी मैं अच्छा मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहा हूँ। सो यू आर नॉट एबल टू मीट दैट डिजायर्ड आउटकम, जो आप चाहते हो पर्टिकुलर मार्क्स, एंड इट इज़ बिकॉज कोई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। तो इसलिए वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन पैदा होगी। ओके, सो इट इज़ एन इमोशनल रिस्पॉन्स। ना स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज़ अ फिजिकल इमोशनल मेंटल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर्स और चैलेंजेस। लाइफ में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। और लाइफ के हर स्टेज में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस होता ही है इंसान को। बच्चों को नहीं होता, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है बचपन सबसे अच्छा फेज़ है, वहाँ पर कोई टेंशन होती नहीं किसी चीज़ की, आपको खुद कुछ आपके, क्योंकि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं होती हैं। आप जैसे जैसे स्कूल में बड़े होते हो, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये आपको अच्छा मार्क्स लाना है, सबसे बड़ी ये है कि अच्छा मार्क्स लाना है, पढ़ाई करनी है। बोला जाता है अभी पढ़ लो, बाद में मस्ती करना। जब वहाँ 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाता है, फिर उसके बाद 11th 12th और मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर आपको एडजस्ट करने में वक्त लग जाता है। फिर 12th का बोर्ड आ जाता है, कहते हैं इसमें अच्छा मार्क्स ला दो बस, उसके बाद मस्ती करना। फिर आप कॉलेज में जाते हो, इतना कॉलेज के लिए भी कंपटीशन है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरिट सिस्टम ऑल दैट, ठीक। वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपको क्या करना है, सारे ईयर में जो सारे सेमेस्टर्स में आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो टॉप पर होनी चाहिए, तभी आपको एंड में अच्छा स्कोर मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा मेरिट मिलेगा। देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर कंपटीशन की फील्ड में आओ, उसके लिए प्रिपरेशन करो, बार बार अटैम्प्ट दो। तो ऐसे लाइफ में स्ट्रेस चलेगा। फिर एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पर हमारे मम्मी पापा लोग स्टेज पे हैं, जिस स्टेज पे फैमिली लाइफ होगी, पेरेंट्स आपके ओल्ड हो चुके होंगे, उनको संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की पढ़ाई, फीस, घर का खर्चा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफिस, ये वो सब कुछ। तो स्ट्रेस इज समथिंग, इट इज़ एन इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर्स और चैलेंजेस। हमारी लाइफ जो हमारे ऊपर चैलेंजेस थ्रो करती है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, उन सब से जो हमारे हमारे ऊपर जो फिजिकली, इमोशनली या मेंटली जो भी हमारे ऊपर इफेक्ट होता है उसका, दैट इज़ स्ट्रेस, ठीक। रिलैक्सेशन का मतलब होता है जहाँ पर आप अपने आप को इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए जो काम आप करते हो, वो रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। तो ये इसकी वजह से रिलैक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू हम अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी थ्रू सम फिजिकल टेक्निक्स लाइक योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बोला जाता है, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन,
प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तो इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपनी वेलबींग को सुधारने के लिए ये सारे काम हम करते हैं। सोशलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड अडॉप्ट द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड सोशल स्किल्स ऑफ देयर कल्चर और सोसाइटी। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, वहाँ के जो कल्चर हैं, जो वहाँ की वैल्यूज़ हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, क्या उनके बिलीव्स हैं, बिलीव्स क्या हैं उनके, ये सारी चीज़ें जब आप अपने अंदर लाने की कोशिश करते हो, उन चीज़ों को सीखते हो, उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। अब इट कैन बी थ्रू डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहला तो होता है इंटरेक्शन करना। जितना ज़्यादा आप लोगों से घुलो मिलोगे, जितना ज़्यादा सोसाइटी की चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, उतना ज़्यादा आपको वहाँ के बारे में चीज़ें पता चलेंगी और वहाँ की अच्छी चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हो, बुरी चीज़ों को जाने दे सकते हो। ठीक है, तो आप जहाँ लोगों के साथ मिलिए, बैठिए, कोई भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोई कॉलेज जाता है तो कॉलेज का माहौल अलग होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी भी, पॉजिटिव भी चीज़ें हैं और नेगेटिव भी। तो वो आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो क्या लेना चाहता है, क्या अडेप्ट करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, सॉरी। तो वहाँ पर आप बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपको स्टेज कॉन्फिडेंस आ सकता है, परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस आ सकता है, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको शोकेस करने का आपको बहुत सारा मौका मिलेगा, शायद आप उसको और ग्रो कर सको उस पर्टिकुलर फील्ड में। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन की प्रोसेस, जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के जो भी वहाँ के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर्स हैं, वो सारी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ म्यूटेशन। नाउ ये जो स्लाइड है, म्यूटेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये तीनों काफ़ी डिफरेंसेस के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। जनरली तो ऐसे पूछा ही जाएगा व्हाट इज़ म्यूटेशन ऐसे करके, या डेफिनेशन पूछ लेगा कि डिफाइन ग्रोथ ऐसे करके, बट ये मतलब डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये माइन्यूट डिफरेंस समझ में आए। म्यूटेशन होता है कि जब टाइम के साथ आपके जेनेटिक्स में कोई चेंज आ जाए। जैसे कोई बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका क्या जेनेटिक्स था, फेयर कलर का था, बट थ्रू जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी, उसमें क्या हुआ, उसका कलर धीरे धीरे डल होता गया। अब इट मे बी फॉर मैनी रीजंस, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो आपके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आया, आपका फेयर कलर होने का जो जीन्स थी वो अब बदल के क्या हो गई, डार्क स्किन जीन्स हो गई। तो ये जो जेनेटिक चेंजेस आते हैं उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, और ये नेचुरली भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, टैनिंग हो जाती है, और इसकी वजह से किसी भी ह्यूमन में, किसी भी इंडिविजुअल में कुछ नए ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ ग्रोथ, ग्रोथ रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन अ पर्सन्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, ये एक टर्म आपको पकड़ना होगा। ग्रोथ रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंज, तो किसी भी पर्सन की फिजिकल या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में कोई क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, यानी जिससे हम मेजर कर सकते हैं। हाइट मेजर की जा सकती है, वेट मेजर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों में जब कोई इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मेमोरी, तो मेमोरी का कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता, किसी की मेमोरी 10 थी, अब उसकी मेमोरी 15 हो गई है, तो ये डेवलपमेंट हुआ। तो क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वालिटी में चेंज आ रहे हैं, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन का एक पार्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पहले हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हम हमारे एजम्पशंस लिखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है। वो सारी पॉसिबिलिटीज़, वो सारी एजम्पशंस जो एक्सपेरिमेंटर के माइंड में आते हैं, उसे पेन डाउन करके एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हाइपोथेसिस। इसमें जैसे पर्टिकुलर मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ पर्टिकुलर, कि किसी इंडिविजुअल की थिंकिंग पे मीडिया का इफेक्ट क्या हो रहा है। तो इसमें एक तो दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसका बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, सॉरी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मीडिया। तो मीडिया, जो चीज़ें वहाँ पर सर्कुलेट हो रही हैं, मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनसे क्या आपके सोच में बदलाव आते हैं, ये हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो इसके बारे में हम अपना एक एग्जाम्पशन बनाएंगे। हमने एग्जाम्पशन बनाया कि हाँ, चेंजेस आ सकते हैं पर्टिकुलर इस फील्ड में, पर्टिकुलर इस चीज़, इस एस्पेक्ट में चेंजेस आ सकते हैं, किसमें नहीं आ सकते हैं। हमने एक अपना स्टेटमेंट बनाया, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो ये पूरी डेफिनेशन आप रीड कर लेना। डेलिंक्वेंसी क्या होती है? डेलिंक्वेंसी कोई भी ऐसा बिहेवियर जो लॉ के अगेंस्ट जाता हो, जो इलीगल हो। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो इलीगल हो, जैसे चोरी करना इलीगल है, ठीक है, गैम्बलिंग करना इलीगल है। तो ये सारी चीज़ें इलीगल एक्शंस हैं, उन्हें हम डेलिंक्वेंसी कहते हैं। अब इसमें थेफ्ट आ सकता है, वैंडलिज्म आ सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ आ सकता है। सब्सटेंस अब्यूज़ की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो भी आगे दी हुई है इसमें। एंड इज ऑफन लिंक टू वेरियस सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो चीज़ वेरी कर सकती है,
तो साइकोलॉजी में वेरिएबल्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बिहेवियर भी वैरी कर सकता है इन डिफरेंट सिचुएशंस, एटीट्यूड और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो वैरी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ट्रेड या कोई ऐसी कंडीशन जो वक्त वक्त पे चेंज हो सकती है, जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकती है, वैरी कर सकती है जिसकी वैल्यू, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी इन साइकोलॉजी रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी इन रिसर्च। कोई भी रिसर्च, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसका जो भी रिजल्ट देंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर देंगे। उसमें हमारा कोई पर्सनल, क्या हम मानते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारे पर्सनल बिलीव्स क्या हैं, या हमारा क्या किसी जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे हमारा क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगी। उसका रिस्पॉन्स पूरा कंप्लीटली डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर ही होगा। ये मेंटेन किया जाता है किसी भी रिसर्च में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आज मैंने वो सेम कंडीशंस में किसी के ऊपर कोई टेस्ट परफॉर्म किया और 10 दिन बाद मैं सेम कंडीशंस में वो टेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ, तो दोनों के रिजल्ट जो आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। बिकॉज एक सिचुएशन में एक चीज़ का रिजल्ट सेम हो सकता है। अगर 2+2 आज 4 है तो 10 दिन बाद भी तो 2+2 4 ही रहेगा। तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी किसी एक्सपेरिमेंट के एस्पेक्ट में। वैलिडिटी होती है कि किसी इंस्ट्रूमेंट का ये क्वालिटी कि जो मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है वो उसी को मेजर कर रहा हो। वेइंग मशीन का काम है वेट मेजर करना, वो हमारी हाइट नहीं बता सकती है। तो ये हो गई वैलिडिटी। जैसे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में हम इसे कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट पर्सनालिटी को जानने के लिए बनाया है, पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए, तो हम उससे किसी की मेमोरी नहीं पता लगा सकते। ठीक, साइकोलॉजी में इसका ये मीनिंग हो सकता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो टेस्ट हमने बनाया है, वो जो काम के लिए बनाया गया है वही काम वो कर रहा हो, देन इट इज़ वैलिड। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, अब इसमें 3 वर्ड्स आपको मिलेंगे, साइको, न्यूरो और इम्यून। साइको का मतलब होता है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम और इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम। तो इन तीनों का जो आपस में एक इंटर रिलेशन है, जो इंटरैक्शन है, वो उसे हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों, इनका आपस में जो इंटरैक्शन है उसकी स्टडी को साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे कोई भी साइकोलॉजिकल चीज़ हमारे नर्वस सिस्टम को या हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, हमारे फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, या कैसे हमारी फिजिकल कोई हमें अगर चोट आ गई है तो वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे अफेक्ट कर सकती है। सिर पे चोट लगती है तो हमारा ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, बहुत बार कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, क्या होता है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? कोई भी स्टिमुलस की वो मिनिमम क्वांटिटी जो होती है, जिस जिस पर हमें वो स्टिमुलस हम सुन पाते हैं या समझ पाते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे अगर कोई आवाज़ है तो मान लो 1 डेसिबल था तो हमें नहीं सुनाई दे रहा है, 2 डेसिबल था तो भी हमें नहीं सुनाई दे रहा, 3 डेसिबल तक गया तो भी नहीं सुनाई दे रहा। तो इसका मतलब जब तक हमें जिस पर्टिकुलर वैल्यू तक वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, वो उसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगा। जैसे पर्टिकुलर मान लो 10 पर जाकर ये वैल्यू 9, 8 तक नहीं सुनाई दे रही थी, बट 10 पर जाकर ये पर्टिकुलर वैल्यू सुनाई देने लगी, तो ये एक किसी पर्टिकुलर बर्ड का है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। बर्ड्स का क्या होता है, 10 डेसिबल एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है कि 10 डेसिबल्स की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है 10 डेसिबल पर जाके। तो दैट इज़ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ह्यूमंस का तो 0 डेसिबल से होता है, 0 से 120 130 डेसिबल तक होता है ह्यूमंस का। डॉग्स का और भी कम होता है, -15 डेसिबल से होता है। तो ये हो गया 10 जो हो गया वो उस बर्ड के लिए क्या हो गया, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हो गया। इस वैल्यू पर मिनिमम उसको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, उसके सेंस ऑर्गन में सेंस हो पा रही है। डिफरेंस थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस आया बिटवीन 2 स्टिमुलाई, 2 स्टिमुलाई के बीच में जो सबसे छोटा डिफरेंस है, जिस पर एक पर वो आवाज़ नहीं सुनाई दी और एक पर सुनाई देने लगी। अब 9 के बाद हम 9.5 या 9.7 ऐसे नहीं कर सकते। 9 पॉइंट, अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप पॉइंट्स में ले लो। मान लो 9.9 हमने ले लिया, अब 9.9 तक नहीं सुनाई दिया बट जाकर 10 पर सुनाई देने लगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंस थ्रेशोल्ड? 10 में से 9.9 गया तो 0.1 बचा। तो वो 0.1 जो आया वैल्यू, दैट इज़ द डिफरेंस थ्रेशोल्ड। और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या हो गया? 10। अगर हम पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो क्या होगा? 9 तक नहीं सुनाई दिया बट 10 पर जाकर सुनाई दिया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस थ्रेशोल्ड 1 हो गया। सो ऐसे ही होता है कि जो मिनिमम चेंज, जो सबसे कम चेंज करने पर हमें स्टिमुलस की इंटेंसिटी में वो स्टिमुलस सेंस होने लगे, उसे डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हो, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म, जेनोटाइप। जेनोटाइप किसी भी ह्यूमन का जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं,
उसी को उसका जेनोटाइप कहते हैं। और फेनोटाइप क्या होता है, जो आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाहर दिख रही हैं वो आपका फेनोटाइप हो गया। टेराटोजेंस का मतलब कोई भी बाहर के ऐसे फैक्टर्स जो फीटस के अंदर जो फीटस को, यानी अगर कोई प्रेगनेंसी के वक्त अगर कोई ऐसे बाहर के फैक्टर्स जो उस बच्चे को हार्म पहुंचा सकते हैं उन्हें हम टेराटोजेंस कहते हैं। अब ये ड्रग्स हो सकती हैं, अल्कोहल हो सकती है, ये सारी चीज़ें पता ही हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल्स क्या करेंगी, हार्म करेंगी उस बच्चे को। कुछ रेडिएशंस भी हो सकती हैं, जैसे जब इक्लिप्सेस लगते हैं तो कहा जाता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के को बचाया जाता है उस एक्लिप्स की रेडिएशन से। बचाने के लिए उस रेडिएशन को वहाँ से वापस भेजने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं, समथिंग ऑन द स्टमक की, जिसकी वजह से वो रेडिएशन वहाँ अंदर तक ना पहुँच पाएँ, जो नेगेटिव रेडिएशन हैं, बिकॉज दे कैन हार्म द चाइल्ड इनसाइड। तो उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को हम टेराटोजेंस कहते हैं। टेराटोजेंस आर सब्सटेंसेज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स और डेवलपमेंट abnormalities in a fetus. Okay. नेक्स्ट इज सिनैप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो छोटा सा गैप होता है, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जिसके थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, उसे सिनैप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन का जो लास्ट एंड होता है वहाँ से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो थोड़ी सी जगह है, दैट इज सिनैप्स। नाउ आई हैव ब्रॉट टू टर्म्स, एक सिनैप्स और सिनैप्टिक क्लेफ्ट। इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। यही बात बताने के लिए मैं ये दोनों टर्म्स लेकर आई हूँ। दोनों की डेफिनेशन आपको सेम लग रही होगी, दोनों का नाम अलग है बट मीनिंग सेम है। सिनैप्टिक क्लेफ्ट का भी वही मतलब होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो थोड़ा सा गैप, जिसके बीच जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, विच फैसिलिटेट्स द मूवमेंट और ट्रैवल, क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दैट इज नोन एज सिनैप्स और सिनैप्टिक क्लेफ्ट। तो दोनों सेम चीज़ें हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग टॉपिक में पढ़ा था, और ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हो या उस बिहेवियर के लिए कुछ नेगेटिव रिएक्शंस देते हो, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ह्यूमन ये समझता है या उसके दिमाग में ये बात जाती है, इंटरप्रिटेशन जाती है इस चीज़ की कि मुझे ये काम आगे दोबारा करना है या मुझे ये काम नहीं करना है। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, दैट इज़ एप्रिसिएशन। किसी काम को करने के लिए आप किसी को कोई रिवॉर्ड देते हो, कुछ अच्छा पॉजिटिव, कोई एप्रिशिएट करोगे, आप उसे कोई रिवॉर्ड दोगे। जैसे आप बच्चे को कहोगे कि अगर आप पूरा खाना खत्म कर लेंगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी, दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो वो फ्यूचर में क्या होगा, उस बिहेवियर को बढ़ाने का काम करेगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी अब क्या करेगा, बच्चा ज़्यादा सोचेगा कि मैं जल्दी जल्दी खाना फिनिश कर दूँ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में से किसी ऐसी चीज़ को बाहर निकाल के भेज दो जिसके वजह से वो बिहेवियर नहीं हो रहा है, ताकि वो होने लगे। जैसे किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर कोई फोबिया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फोबिया, हाइड्रोफोबिया मान लेते हैं, जिसकी वजह से वो बोटिंग नहीं करना चाहता, राफ्टिंग नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आप उसके अंदर से वो फोबिया निकाल के बाहर कर दो अगर किसी तरीके से सम हाउ, तो वो काम करने लगेगा। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहाँ पर हमने कोई ऐसा काम किया विच अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ दैट बिहेवियर इन फ्यूचर कि वो काम होगा या नहीं होगा, ठीक। नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है साइकोलॉजी की विच सेज दैट कोई भी इंडिविजुअल का जो अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, जो उसके बिलीव्स होते हैं, जो भी उसके माइंड का कॉम्पोजिशन होता है, उसकी थिंकिंग होती है, वो सारी चीज़ें वो अपने एक्सपीरियंसेस से थ्रू लाइफ सीखता है, समझता है। हम उसे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं ऐसा कर सकते कि किसी के दिमाग में हम ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ थ्रू लर्निंग उसको सिखा दें या बैठा दें। वो अपने एक्सपीरियंसेस से, जैसे जैसे लाइफ में वो सिचुएशंस को इनकाउंटर करता है, फेस करता है, वहाँ से जो लेसन उसे मिलते हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग एक अपनी बिल्ड करता जाता है फॉर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक। एकल्चरेशन का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल जब किसी दूसरे कल्चर की चीज़ों को, वहाँ की क्वालिटीज़ को, वहाँ के बिलीव्स को, वहाँ के ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को अपनाने की कोशिश करता है, उसे एकल्चरेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैं मान लो यूपी से हूँ, ठीक है, तो मेरी वैसे तो मातृभाषा तो मेरी इंग्लिश है, यूपी छोड़ो, मैं इंडिया से हूँ, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है, सॉरी हिंदी है, ठीक है। बट इफ़ आई हैव टू गो टू अमेरिका फॉर जॉब और समथिंग, एनीथिंग, एजुकेशन या जॉब के लिए या क्या, तो मुझे वहाँ पर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सो इफ़ आई एम लर्निंग इंग्लिश एट दैट प्लेस, तो मैं वहाँ का कोई एक जो कोई भी वहाँ का कल्चर है उसे अपने अंदर अडॉप्ट कर रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ नोन एज एक कल्चरेशन। मैं वहाँ के कल्चर के हिसाब से अपने आप को वहाँ के कल्चर में ढाल रही हूँ।
इनकल्चरेशन का मतलब होता है कि आप जिस कल्चर में पैदा हुए हो बचपन में, जहाँ पर आप पैदा हुए हो, तो जब आप बचपन से बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, तो आपके उस पीरियड में, ग्रोथ पीरियड में, आप अपने कल्चर की चीज़ें बिना किसी के सिखाए खुद से अपने अंदर कैसे इंकलकेट कर लेते हो, उसे इनकल्चरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम घर में हैं तो हम अपने क्या देखते हैं कि हमारे घर में ये कल्चर है कि जब बड़ों को नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़कर उनको ग्रीट करते हैं या पैर छूते हैं। ठीक है, तो आप जब बड़े हो रहे हो तो छोटा बच्चा अपने पापा को ऐसा करते हुए देख रहा है, तो वो भी उस चीज़ को रिपीट करेगा, इमिटेट करेगा उस बिहेवियर को। इस तरीके से वो सीख गया कि कैसे किसी बड़े को, कोई एल्डर अगर आता है घर में, तो उसे कैसे ग्रीट करना है। तो ये हो गया इनकल्चरेशन। आप अपने ही कल्चर की चीज़ ग्रोथ पीरियड में अपने आप अपने अंदर इनकलकेट कर ले रहे हो। ए कल्चरेशन होता है किसी और कल्चर में जाके कॉन्शियसली आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो, उनके किसी कल्चर को। दैट इज ए कल्चरेशन। ओके, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, ये भी डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है और डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का एक टर्म है ये। ठीक है, अब कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम ये, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर हमारे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को क्रिएट करने की वजह से ह्यूमंस पर कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन के बिना क्या कर रहा था वो आदमी। अगर हमने वैसी सिचुएशन नहीं बनाई थी तो कैसा बिहेवियर हो रहा था उसका, और वो सिचुएशन में जब हमने उसे डाल दिया तो कैसा बिहेवियर हो रहा है उसका। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं बच्चे को कह रही हूँ कि वो दिन भर फ्री है पढ़ने के लिए, तो वो कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है। और अगर मैं कह रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि तुम्हारे पास 2 घंटे कम है, समथिंग कुछ करके मैं उसको बिजी कर दूँ, मैंने कोई सिचुएशन क्रिएट की, तब उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं, मुझे ये दोनों कंपेयर करना है। तो जहाँ पर मैंने कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी किसी भी ऐसे फैक्टर में कोई चेंज नहीं लाया जिसकी वजह से किसी अदर फैक्टर में कोई चेंज आ सके, चेंज नहीं लाया है, उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई चेंज नहीं लाया है, जो नेचुरल सेटिंग्स हैं उसके अंदर ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जहाँ पर मैंने उस ग्रुप को जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसको किसी ऐसी सिचुएशन में बैठाया जहाँ पर मैंने किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने मैनिपुलेट किया हुआ है, यानी उसमें उसको मैंने अपने हिसाब से सेट किया जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर और वेरिएबल में वहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल वेदर में मैं कह रही हूँ और एक मैं चेक कर रही हूँ कि ठंडी में, तो नॉर्मल वेदर में बच्चे ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर सकते हैं या ठंडियों के सीज़न में ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक तो मैं नॉर्मल वेदर में बैठाऊंगी बच्चों को, एक रूम में ऐसा कर दूंगी जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दिया है, तो दैट विल बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर ग्रुप विल बी कंट्रोल ग्रुप। और फिर जो दोनों के आउटकम्स आएंगे उनको कंपेयर करने पे मुझे पता चलेगा कि अगर उधर यानी सर्दी वाले सीज़न के बच्चों में अगर प्रोडक्टिविटी कम आई है, इसका मतलब मैं ये मान लूँगी कि सर्दी की वजह से बच्चे कम प्रोडक्टिवली पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टेम्परेचर, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी या आवर्स ऑफ स्टडी समथिंग, ऐसा आप कर सकते हो कनेक्शन। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में जो क्या रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं एक्सपेरिमेंट में, वन इज कंट्रोल ग्रुप, वन इज एक्सपेरिमेंट ग्रुप। समझ आ गया होगा आई होप अच्छे से। नेक्स्ट इज सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ अभी हमने पीछे डेलिंक्वेंसी में पढ़ा था। सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब होता है आप किसी हार्मफुल या किसी हजार्डस चीज़ का यूज़ करते हो, किसी सब्सटेंस का, उसे सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं। जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, अगर आप किसी मेडिसिन को ओवरडोज लेते हो फॉर सम नेगेटिव, लोगों को क्या मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जहर खाने के बजाय क्या करते हैं, बहुत सारी कोई दवाई है उसकी बहुत सारी गोलियाँ एक साथ खा ली, तो वो ओवरडोज हो जाएगा, वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा बॉडी पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्सटेंस अब्यूज़। रिट्रीवल क्यूज़ क्या होते हैं, ये मेमोरी का एक टॉपिक है, मेमोरी चैप्टर का, जहाँ पर हमने रिट्रीवल पढ़ा था कि रिट्रीवल का मतलब होता है किसी संभाल के रखी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के इस्तेमाल में लाना। उसी से रिलेटेड ये टर्म है रिट्रीवल क्यूज़। रिट्रीवल क्यूज़ हम किसी ऐसे स्टिमुलाई को कह सकते हैं, ऐसे किसी भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ को कह सकते हैं जो हमें मदद करती है किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मेमोरी से बाहर निकाल के यूज़ करने में। जैसे अगर मुझे अपने किसी फ्रेंड को याद दिलाना है किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के बारे में जिससे हम किसी डेट पर या किसी पार्टी में मिले थे, तो मैं उसको याद दिला सकता हूँ कि उस डेट पे जो पार्टी थी या उस लोकेशन पे जो पार्टी थी वहाँ पर हम उस इंसान से मिले थे। तो जो वो लोकेशन हुई या जो वो डेट हुई वो रिट्रीवल क्यूज़ बन गया। तो कोई भी एक ऐसा क्लू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से उससे एसोसिएटेड कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर ह्यूमन या कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी में हमें मिल जाए, हम उसे रिट्रीव कर सकें, दैट इज़ नोन एज रिट्रीवल क्यूज़। तो ये हो गई सारी, ऑलमोस्ट हमने 50 डेफिनेशंस कवर की हैं इसमें। इसका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी, प्लस आप उसके साथ साथ यूज़र नेम टाइप करके टेलीग्राम पर वहाँ पर भी सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स के अलावा आपको बहुत सारे और एडिशनल सैम्पल पेपर्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर मिलेंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप दिस क्लास वॉज यूजफुल फॉर यू।